अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, 40 रोज़ा खतरनाक जंग के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहे हैं। रिपोर्ट से बता रही है कि मुज़ाकरात में नायब सदर JD वैंस, खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि ईरानी वफ्द में वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची होंगे, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ होंगे। अब कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मुज़ाकराती वफूद की आमदोरफ्त और ऑफिशियल मसरूफियात को खुफिया रखा जाएगा। तवक्को ये की जा रही है कि मुज़ाकरात का ये दौर 2 दिन तक जारी रह सकता है। अब इस वक्त दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। वाशिंगटन, तेहरान, बीजिंग, मॉस्को सब देख रहे हैं कि इस्लामाबाद कैसे एक ख़तरनाक तसादुम को मुस्तकिल अमन में बदलता है। कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी सीज फायर करवाना भी कोई आसान काम नहीं था, मगर पाकिस्तान ने यह कर दिखाया। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक की मदद से इस आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में कैसे बदलता है। पाकिस्तान का एक रीजनल प्लेयर से बढ़कर एक स्ट्रेटेजिक कनेक्टर और डिप्लोमेटिक ब्रिज बनकर सामने आना क्या मायने रखता है, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज़ियाकार नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और PJ मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, सिचुएशन ये थी कि सिविलाइजेशन तबाह करने की बातें हो रही थीं, ईरान भी डटा हुआ था, सर पर कफन बांध कर निकल आए थे वहाँ के लोग, और ऐसे सेंसिटिव मोमेंट में पाकिस्तान इंटरवीन करता है और 2 हफ्तों की आर्जी जंगबंदी ले लेता है, करवा लेता है। सर, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, कितनी बड़ी सक्सेस है ये डिप्लोमेटिक? हम सबको अपने आप पे, अपने मुल्क पे नाज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने रिसोर्सेज देखते हैं, अपनी पोजीशन देखते हैं कम्युनिटी ऑफ नेशंस में, अपनी मुआशी हालत देखते हैं, तो आपको अंदाजा भी नहीं कोई कर सकता था कि पाकिस्तान ना सिर्फ इलाके के बल्कि दुनिया का जो पूरा स्टेज है उसके सेंटर में आप इस वक्त मौजूद हैं। और वो तमाम ममालिक जो नहीं जानते थे कि पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क है इधर, उनको भी पता लग गया है। और साथ में ये भी पता लगा है कि पाकिस्तान जो है वो एक पीस मेकर है। पीस मेकर, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। उसने एक सुपर पावर, और ये कोई पीस इरिट्रिया और इथियोपिया के दरमियान कोई क्लैश नहीं है। इस क्लैश में एक सुपर पावर है और 2 इलाके की बड़ी ताकतें हैं, और 28 फरवरी से माहौल शुरू होता है और फिर बहुत सारे लोग मरते हैं, बड़ी तबाही आती है, और फिर यूं होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ईरान की इतने घंटे, 48 घंटे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और बाकायदा तौर पे वो हाइप क्रिएट होती है। तो एक पीस मेकर के तौर पे। और दूसरी तरफ ये देखते हैं हम कि पाकिस्तान का जो तारुफ है, जो इंट्रोडक्शन है, वो किस तरीके से हो रहा है। वो इस तरीके से हो रहा है कि इस इलाके में नहीं, दुनिया भर में पाकिस्तान एक ऐसा किरदार अदा कर सकता है कि कहीं भी कोई जंग लगी हुई है तो वो भरी पूरी जंग के दौरान बीच में आके दोनों पार्टीज या तीनों पार्टीज को न सिर्फ मुतमईन कर सकता है, बल्कि एक ऐसे मीडिएटर के तौर पे यानी सामने आ सकता है जिसपे के तरफैन जो हैं वो उनको इसका एतमाद हो। 2 हफ्ते का सीज फायर होता है, अमेरिका और इजराइल जो है वो कड़वी गोली निकलते हैं, और यूं हमें पता लगा कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक मूव की, टैक्टिकल लेवल पे आके उन्होंने एक ऐसी फेस सेविंग दी अमेरिका को जो कि उस वक्त बहुत जरूरी थी, क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए जी। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और वाशिंगटन और पूरे का पूरा जो आ रहे हैं, JD वांस वगैरह, उधर से पीट हेग्सेथ वगैरह, ये सारे लोग फिटेड थे। टारगेट जो है वो जिसका कहते हैं ना, किस्त लग चुकी थी, बंदूकों की नालियां जो है वो मौजूद थी और टारगेट मौजूद थे, और होने ही वाली थी वो तहजीब। और इस दफा बहुत सारे लोगों को, बड़े स्ट्रेटेजिस्ट को, थिंक टैंक्स को लगता था कि इस दफा व्हाटएवर प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेइंग, ही इज एक्चुअली गोइंग टू डू दैट। अच्छा, सबसे अहम ट्वीट जो होता है, जो ट्रंप इस दौरान में करता है, उसमें वो कहता है कि पाकिस्तान की वजह से, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंटरवेंशन एंड पाकिस्तान मीडिएटरी रोल, ईरान एक बड़ी तबाही से बच गया, और यही वजह है कि दोस्त खुश हुए और दुनिया भर के ममालिक के सरबराहान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे वो जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनकी तमाम इन काविशों को सराहा। लेकिन दुश्मन दूसरी तरफ जो है वो तिलमिलाए,
तो ये बात तो पक्की हो गई। दूसरी तरफ हमें जंग की अगर आप बात करते हैं, देखिए ये यानी आखिरी बता रहा हूं आपको कि जी। जंग खत्म नहीं हुई। 2 हफ्ते के लिए था, 2 हफ्ते के लिए सीज फायर था, हम्म। जिसमें कि देखा जाएगा। और जो इस्लामाबाद में इस वक्त बैठक शुरू होने वाली है, जी। जो 2 दिन तक चलेगी, उसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से, क्योंकि 15 नुकात अमेरिका के और कुछ 10 नुकात जो है ईरान के। और उसमें ये नहीं है कि जब अगर फर्ज करें इनमें से ये मुज़ाकरात पूरे नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पाकिस्तान की जहां तक बात है, उसने अपना किरदार बखूबी अदा कर दिया, 10 में से 10 नंबर ले लिए। अब उसके बाद ये है कि आगे देखते हैं कि क्या होना है। और उसमें जिस तरह आखिरी बात इस वक्त की, 1971 में चीन और अमेरिका को लेके आया पाकिस्तान एक टेबल पे, और वो पूरी दुनिया जानती है। फिर सऊदी अरेबिया और ईरान को बाहमी जो उनके मुशावरत हुई पाकिस्तान दरमियान में, सेंटर रोल। लेकिन ये जो इस दफा हो रहा है, ये जो बैठक इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है, ये उन सब को यूं समझिए कि ओवरवेलम करती है। ये सबसे बड़ी है कि इसमें आप वाइस प्रेसिडेंट, आप यकीन कीजिएगा, चेक करें कब आए थे आखिरी दफा वाइस प्रेसिडेंट इधर, कब आए थे ये इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, ये कब आए थे। तो बॉटम लाइन ये निकली कि मुबारक हो पाकिस्तान को, हम्म। पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तानियों को। और दुश्मन अगर तिल मिला रहा है, हमें खुशी नहीं है, लेकिन दिल में एक इत्मीनान है कि हम अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम कीजिए। बिल्कुल सही बात है। पीजे मीर साहब, इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का सेंटर स्टेज पर आ जाना, इस बारे में बात नहीं हो रही कि कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विजडम भी है इसके पीछे कि हम इस स्टेज पर आ पाए? क्या कहेंगे सर? देखें, पाकिस्तान को जितने भी आपके क्रिटिक्स हैं, उनको एक मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर है। और वो इसने एक तो फैसिलिटेट कर दिया कि दोनों को वॉरिंग कंट्रीज को बिठा दिया। और जब वॉरिंग कंट्रीज को उन्होंने बिठाया, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर तो इनकी बात बनती है, और फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान का एक नया रोल आएगा एज मीडिएटर। राइट। अभी मीडिएट पाकिस्तान नहीं करेगा। अभी जिस तरह अभी नजम साकिब साहब बात कर रहे हैं, एक के 15 पॉइंट है, एक के 10 पॉइंट है। डिबेट तो वहां शुरू होगी, और ये डिबेट कोई आसान नहीं है, क्योंकि ईरान के भी बड़े सख्त पॉइंट्स हैं और अमेरिका के भी बड़े सख्त पॉइंट्स हैं। अब ये कौन लचक दिखाएगा, ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान का एक अहम रोल होगा। और जो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि समथिंग विल कम आउट ऑफ इट। नहीं आए तो आपने किम इल संग के आपने सुन लिया उसकी स्टेटमेंट, आपने चाइनीज जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भी आपने सुन लिया कि क्या होगा। अब ये सारी चीजें आपके सामने एक पिक्चर तो बन गई है, लेकिन इस फ्रंटिस्पीस के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी सीन इन अ वेरी ऑब्जेक्ट मैनर। और एटलीस्ट यहाँ मैं एक और भी चीज ऐड करूंगा, बात तो चलेगी, आज भी होगी, कल भी होगी, कि पाकिस्तान को आपका जो नेबर है हमेशा शोर करता रहा है कि एग्रेसर और ये, और हम तो पीस मेकर हैं भाई। ट्रू। हम तो तोड़ने वाले नहीं है। तो ये एक आई थिंक इनकी जो मिथ है वो खत्म हो गई है। और वो मिथ खत्म इस तरह भी हुई है कि नजम साकिब साहब ने ज्यादा उस पर बात नहीं की, ये शशि थरूर जैसे सरेंडर कर गए कि इंडिया क्या कर रहा है। इस पाकिस्तान के मूवमेंट के साथ, इस फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन के साथ, आपने देखा कि हिंदुस्तान में इंटरनल लड़ाई हो गई है। वो राहुल गांधी इसके पीछे पड़ गया, मोदी के पीछे, कि हमें उसने नंगा कर दिया, बेइज्जत कर दिया मोदी ने इजराइल जाके। सो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी क्रूशल चीज है। लेकिन रामीन, जो मैं देख रहा हूं कि इस वक्त आपने देखना है कि ये जिसकी हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, आप ले लो एंड्रू जॉनसन, जेम्स ब्यूकैनन, फ्रैंकलिन पियर्स, आप इनको देख लो। इनको कहा जाता है कि वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट्स, लेकिन लेटेस्ट पोल में कहा है कि मिस्टर ट्रंप हैज सरपास्ड ऑल थ्री ऑफ देम। अब दैट इज नॉट वेरी नाइस। आई वुडंट वांट कि कोई भी लीडर हो, यू नो, ही शुड बी डिमीन्ड। लेकिन इफ यू मेक बैड मिस्टेक्स, इफ यू मेक यू नो रैश मिस्टेक्स, तो फिर आपका एक रिजल्ट यही आता है। तो मैं समझता हूं कि आप अमेरिका हैज टू लर्न अ लेसन। आपको पता है
इस जंग के अंदर 2026 के अमेरिका ने 850 टॉमहॉक मिसाइल्स मारे हैं, 850 ईरान के ऊपर। और उसके बाद आप देखें कि 2003 के अंदर इन्होंने इराक में कितने मारे थे? 2002। अब मुझे आप बताओ 2002 वहां और अफगानिस्तान में कितने मारे थे? 90, जिसको हमने कहा था कि तोरा बोरा एंड ऑल दैट, आई मीन दैट वाज ऑल हेल। सो मार के क्या हमने कुछ अचीव कर लिया जंग में? कुछ अचीव नहीं किया। So today is the ultimate day or penultimate day कि जिसके अंदर the two nations must understand war is not the answer. Right. War will never be the answer. Right. And also the fact we have already started Third World War economically. आप इकोनॉमिकली देखो कि आपकी प्राइसेस उठ गई हैं, आप हर तरीके से आप मार खा रहे हो। सो कैन द वर्ल्ड अफोर्ड इट? क्योंकि इनकी जंग के साथ साथ पूरा ग्लोब जो है उसको मुसीबत पड़ गई है। तो ये एक बड़ा क्रूशियल वक्त है कि जिसके अंदर मैं समझता हूं कि आपको अपने आप को रिव्यू करना है, और रिव्यू करना है फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आपकी जो यूनाइटेड नेशंस है, it is a failed organization, it is a useless organization, and it has done nothing. अब आप अंदाजा लगाओ, we played the United Nations. We played the United Nations card. United Nations didn't do that. In effect, सही बात मुझे ये बताएं ना आप. So what good is that United Nations? So उस लिहाज से I think the world, उनकी भी आंखें खुल गई हैं, और मुझे बड़ा अच्छा जो लगता है कि दुनिया ने हमें एक्नॉलेज किया है। आपके कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, बाकी प्राइम मिनिस्टर्स, बहरीन के, इधर उधर के, सारों ने अप्रिशिएट किया। सो वेल डन पाकिस्तान, बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट, वो कहते हैं ना, काउंट द चिकन्स बिफोर दे हैच्ड। अभी एक टाइम है, लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव। वी हैव गॉट टू बी द इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। हमें ऑप्टिमिस्ट रहना है टिल द लास्ट सेकंड, बिकॉज इसमें मिलियंस ऑफ लाइव्स आर एट लाइफ at risk, and we cannot afford to take that risk, because it is a very dangerous and a very crucial period in the global history of this earth. Right, absolutely. ज़फ़र इलाही साहब, एक तो ये टेम्पररी सीज़ फायर करवाया पाकिस्तान ने, एक तो यहाँ पर अपने आप को साबित किया, बट दो तीन बातें और साबित हुई हैं जो कि हमारे बारे में अफवाहें फैलाई जाती थी। एक तो ये कि हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार नहीं हैं, ये साबित हो गया, बल्कि हम तो सेंट्रल स्टेज पर हैं। दूसरा ये साबित हो गया कि हम एग्रेसर नहीं हैं बल्कि पीस मेकर हैं। ये जो रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, इससे बहुत सारी हमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? रहा था, लगता है कि ये हिंदुस्तान एक मुल्क है जिसका ज़बान आप बता रही थी कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कोई नहीं सोचता हमारे बारे में, हिंदुस्तान सोचता है ऐसे बारे में। और देखिए हमने अब तक क्या अचीव किया है। हम तो जीत गए। वी हैव डन व्हाट वाज रिक्वायर्ड। सीज फायर, इस वक्त सीज फायर है कि नहीं? बिल्कुल है। इमीडिएट टॉक्स है कि नहीं? टॉक्स बिल्कुल हैं। और आप समझते हैं कि ये बातों के बाद क्या फिर हम वापस ये जो मुल्क हैं जो मिलेंगे और हम बैठे रहेंगे उधर, क्या हम उनको वो कह सकेंगे कि अच्छा तो हमारे सीज फायर तो है और अच्छा है, हमने बातें की, अब एक एक के जाके सिविलियन टारगेट्स को और शॉपिंग एरियाज को और इधर उधर जाके मारे? क्या हम ये आप लोग करना चाहते हैं ऐसी बातचीत के बाद? क्या आप अपने शिपिंग लेन्स को तबाह करना चाहते हैं ऐसे बातों के बाद? माने कि पागल तो नहीं है वो। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इसके बाद और बातें होंगे, उस वक्त तक बातें होंगे जब कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। हाँ, एक चीज है, देयर इज ए स्पॉइलर इन द पैक, and the spoiler is Israel. Right. और जैसे आज किसी एक कमेंटेटर ने, एक एनालिस्ट ने कहा था कि उसको पूछा गया था कि ये क्यों लीड कर रहा है इस मामले को, तो उसने कहा इट इज ईरान एंड अमेरिका, Iran and America are trying their best. But Netanyahu and Trump look as if
they are the spoilers, but Netanyahu controls Trump. तो देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो डेलीगेशन आएगा इंशाल्लाह, और जब बातें शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल इमीडिएटली कोई एग्रीमेंट शायद ना हो, इसलिए पेचीदे मामले हैं, बहुत पेचीदे मामले हैं दोनों के लिए। मगर क्या सिविलाइज पीपल बैठ के ऐसे मौके के बाद जाके पहली चीज वो करेंगे कि जाके ईरान में, तेहरान में किसी सुपरमार्केट को हिट करें? कौन कर सकता है ऐसा? हाँ ठीक है, अमेरिका ने जो किया है, बच्चियों के खिलाफ बहुत बुरा किया था, हर अमेरिकन कहता है बहुत बुरा किया है, मगर क्या वो फिर रिपीट करेगा ऐसी चीज? नहीं, मेरे ख्याल में हमारी जीत हो गई है। वी हैव वन, व्हाट मोर कैन वी डू? टेल मी। हम उनसे बात किया, हमने उनको समझाया, हमने उनको वेन्यू ऑफर किया, हमने उनको अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, हर चीज ऑफर किया, अपना सपोर्ट भी हासिल किया, एडवाइस भी हासिल किया, और जितना हम कर सकते थे सब चीज किया। अगर फिर भी वो, तो आई थिंक वी हैव वन, आई थिंक वी हैव वन। जैसे हमने चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स से किया था। हमारी तो जीत हो गई थी जब निक्सन पहुंचा बीजिंग, वो हमारी जीत थी। अब उसके बाद अगर वो वॉर पे चले जाते हैं, अगर वो वर्ल्ड वॉर अपने आप को न्यूक्लियर वॉर पे करते हैं, दैट इज देयर स्टूपिडिटी। हम व्हाट वी ओड द वर्ल्ड, टू आवरसेल्व्स, टू आवर कॉन्शियंसेस, टू आवर ड्यूटी एंड टू गॉड, हमने कर दिया। एक्सलेंट। अब नाउ इट इज दे हैव टू डू देयर बिट ऑल्सो। ये नहीं है कि बस हम ही करते हैं सब चीज। बड़ी अच्छी बात है, एंड आई थिंक, और हमारे को खासा क्रेडिट मिला है और डिजर्वेडली सो मिला है। पीजे मीर साहब, अभी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और वफ्द भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके अंदर हम जब अगर वफ्द को थोड़ा सा एनालिसिस करें वफ्द का, तो उसमें जो जेडी वैंस है अमेरिका की तरफ से, उन पर ईरान की जानिब से ट्रस्ट शो किया जा रहा है, क्योंकि जेडी वैंस की अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो उसमें वो अमेरिकन इंटरवेंशनिज्म के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले तक। उसके बाद हमने देखा था कि वो इराक वॉर में भी एज ए जर्नलिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ट्रंप को भी वो अच्छा खासा क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं। तो ईरान विटकॉफ और जेरेड कुशनर से ज़्यादा इस वक्त जेडी वैंस पर ट्रस्ट किए हुए हैं कि शायद ये कोई पीस डील ब्रेक करवा दें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नताइज क्या होंगे? देखिए, जब हम जेडी वैंस की बात कर रहे हैं, हमें लंबा सोचना है कि सियासत के अंदर याद रखना कोई दोस्त नहीं होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। राइट। और वहाँ परमानेंट फ्रेंडशिप्स कोई नहीं होते। जेडी वैंस ने देखना है कि इज ही द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, क्योंकि मेरी नजर के अंदर ये जो कार्ड प्ले करेगा, इट विल हेल्प हिम इन हिज प्रेसिडेंशियल कैंपेन इन द नेक्स्ट टर्म। अब उसके अंदर इसका रोल क्या होगा? आपने सही कहा, ही वाज अगेंस्ट दिस वॉर, कई दफा उसने जिक्र भी किया हुआ है, बातचीत भी हुई है, एंड ही इज अगेंस्ट। लेकिन जो वैंस है, मैं समझता हूँ ये एक मॉडरेट है, और ये जो मॉडरेट आदमी है वो हमेशा कामयाब होता है। इसने वो बाकियों की तरह वो हेस्केट एंड द अदर्स, उसने ये एक हार्ड स्टांस नहीं लिया। आपने देखा कि जब भी वो बात कर रहे होते हैं, ये जो छोटे दो पुडल्स होते हैं वो ज्यादा बोलते थे, ये चुप रहता था इतना। हालांकि इसने एक दफा बदतमीजी की थी जब ज़ेलेंस्की आया था व्हाइट हाउस के अंदर, अमी को ज्यादा एक्सुबरेंट हो गया था। बट हैविंग सेड सो, उसके बाद इसको मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया, बिकॉज यू हैव टू सी इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव कि हु इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट प्रेसिडेंट। सो द अमेरिकन्स विल बी लुकिंग अप एट हिम कि व्हाट डज ही डिलीवर, बिकॉज जो भी होगा, आपने सही कहा, जो भी होगा इट विल बी वाइस प्रेसिडेंट वैंस के हु विल हैव टू टेक एन इनिशिएटिव, हु विल हैव टू टेक अ ड्राइव to see कि that कोई किसी conclusive आप at least momentarily किसी चीज पे आप पहुंचे। देखें, ये ceasefire है, जंग खत्म नहीं हुई है। ये जंग 47 साल की जंग है। ये जो जंग है, इसके अंदर अमेरिका को काफी आप कह लो कि रिजेंटमेंट है, क्योंकि उन्होंने इन पे सैंक्शंस लगाए, इनके फंड्स फ्रीज कर दिए, जो कि इन्होंने अपने पॉइंट्स पे भी डाला है कि आप हमें इनको रिलीज करके दो। तो बड़ी इसमें एक दूसरे के खिलाफ रंजिशें हैं, और ये जो रंजिशें हैं, मैं समझता हूँ इनको क्या
आप भुला सकोगे? और अभी आपके इनके जो लीडर्स जिनको मारा गया है, खमेनाई हो गए, दूसरे जो मिनिस्टर्स हो गए इन द लास्ट ईयर, ये जो अटैक हुआ है, जो उन्होंने टारगेट किलिंग की है, तो क्या विल द इरानियंस फॉरगेट ऑल ऑफ इट? ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है आपने जो किया है, बिकॉज इसके अंदर जख्म बहुत है। अमेरिका को तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? दो एयरमैन गए हैं तो पूरा अमेरिका हिल गया यार। खुदा के लिए यहाँ तो लोग तैयार बैठे अपनी जानें ईरान के लिए देने के लिए। सो हमने दोनों साइड्स को बड़ा एक सेंसिबली गेज करना है और दोनों साइड से ये पूछना है, क्या जंग आपके दोनों के मुफाद में है, इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज? ये चीजें सवाल उठेंगे। अगर आप इनको ओवरकम कर जाएं तो फिर आपका ये जो सवाल है बिल्कुल वैलिड बनता है रामीन, कि यस देन वैंस कैन कम इन। ये जो क्वेश्चनर और इधर उधर भेजा है, ये मेरी नजर के अंदर ये ऑब्जर्वर्स हैं। ये ट्रंप ने अपने बंदे खास भेजे हैं, क्योंकि आई नो इन पे वो ट्रस्ट करता है। हिलाली साहब, व्हाट डू यू थिंक, इससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे जिसमें ऑलमोस्ट डील हो चुकी थी, उसके जो नताइज थे वो ज़ाहिर हमने देखा कि अमेरिका ने हमला कर दिया। इस दफ़ा सर्कमस्टांसेस आपके नज़दीक कितने मुख्तलिफ हैं? कितने चांसेस हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और फिर अल्टीमेटली आर वी गोइंग टू सी अ परमानेंट सीज़फायर? मेरे ख्याल में जो पीजे ने कहा है सही कहा है। इन सब तीनों में से जेडी वांस जो है वो एक रैशनल आदमी है, और उसने पहले से बताया है कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ वॉर, और एंड ही जनरली नॉट इन फेवर ऑफ वायलेंस। दूसरे दो जो हैं, माफ करिए, इनको तो वो खुद कहते हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं, और इंडिपेंडेंट लोग अमेरिकन कहते हैं कि वो मूसाद के एसेट्स हैं। ये दो जो हैं, कुशनर और ये, अगर वो कुशनर के साथ ठहर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना, ये हाउ क्लोज दे आर टू ईच अदर। तो ये सब बेसिकली ये सब मेरे ख्याल में एसेट्स हैं इसके, इजराइल के। अब बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ट्रंप साहब जो हैं, ट्रंप साहब अगर वो लेम डक प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते, अगर ट्रंप साहब इम्पीचमेंट का ही वांट्स टू स्टैंड अ चांस, इसलिए कि एविडेंस अगेंस्ट हिम कहा गया है इज वेरी डैमेजिंग, अगर ये सब चीजें वो चाहते हैं दैट ही शुड समहाउ इमर्ज फ्रॉम दिस कैटास्ट्रोफी इन हिज जॉब विदाउट इम्पीचमेंट, तो उन्होंने कोई वैंस की बातें अगर वो सुनेंगे तो ही वुड बी बेटर ऑफ, इसलिए कि द अदर साइड इज जस्ट कंप्लीट इजराइल, और उनका तो एक रिलीजियस ड्यूटी है कि ग्रेटर इजराइल बनाना। आई मीन दे आर थिंकिंग ऑफ गॉड एंड व्हाट गॉड विल रिवॉर्ड देम फॉर बीइंग गुड जूस। ट्रंप जो है, ऑल्दो ही इज कंसिडर्ड the only Jewish, the first Jewish president of the United States, although he is not a Jewish, इसको ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट आप शायद कहें, मगर इजरायली समझते हैं, इसलिए कि वो कैपिटल दारुल खिलाफा लाया, रिकग्निशन लाया, क्या क्या नहीं किया इजराइल के लिए। वो कहते हैं कि ये पहला जूइश प्रेसिडेंट है अमेरिका का। मैं समझता हूँ कि वो सोचेगा कि क्या इसका पॉलिटिकल फ्यूचर ख़त्म होना है, इसके खिलाफ क्या क्या एविडेंस है, क्या क्या चीजें निकल सकते हैं, क्या ही शुड रिस्क दैट, या ही शुड गो अलोंग विद अ सेंसिबल वाइस प्रेसिडेंट जो कहता है पीस इज व्हाट वी रिक्वायर, और हमारा एजेंडा पे एक ही चीज है, पीस। तो मेरे ख्याल में दुआ करें कि ट्रंप कम्स टू हिज सेंसेस और इनकी बात सुनता है, वांस की बात सुनता है, नहीं तो ये। और ईरान ने, मैंने सुना है कि वो खुद नहीं बात करना चाहते थे, ये दो असद ये मूसाद के एसेट्स के, इजरायली एसेट्स, तो वो खुद चाहते थे कि ऐसा एक आदमी हो जो आई मीन न्यूट्रल हो, जो अमेरिका को ठीक तरीके, जो अमेरिका की इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता था। एंड दे वर ग्लैड दैट इट वाज ट्रंप एंड इट वाज अ गुड डिसीजन दैट ट्रंप को प्रेसिडेंट ने, ये ट्रंप ने सोचा। एंड आई थिंक कि ये इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता। अगर इन दोनों को लाना था तो बेहतर था कि ये ट्रंप की निगाह में, सॉरी वैंस के नीचे होते और जो हैं, और अकॉर्डिंग टू द एंड हिज व्यू वुड आल्सो बी हर्ड।
बड़ी अच्छी बात है। अगर ये होना था, अगर इन दोनों को आना था। जी नजम साकिब साहब, आपको लगता है कि क्या जेडी वैंस अकेले इन मुज़ाकरात के नताइज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? क्या जेडी वैंस का अकेले पीस की ख्वाहिश होना इन मुज़ाकरात को पीस डील में बदल सकता है? मेरा जरा ख्याल मुख्तलिफ है अपने इन दो दोस्तों से। अच्छा। और जनरल इम्प्रेशन के जेडी वांस जो है वो नहीं चाहते कि जंग हो और वो इस जंग वाल करने में बिल्कुल शामिल नहीं थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या वो इंडिपेंडेंटली कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो उनके प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट को मंजूर ना हो या वो ना चाहते? यहाँ पे मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में वो टॉकिंग पॉइंट्स लेके आएंगे और वो टॉकिंग पॉइंट्स वो होंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप के होंगे। अच्छा। फिर हमने उनको देखा, वो जब से बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं या प्रेसिडेंट ट्रंप होते हैं, वो तो हाथ बांध के इस तरह खड़े होते हैं। वो तो, और वो जो यानी ज़ेलेंस्की वाली बात की है मीर साहब ने, उसमें वो मोर लॉयल देन द किंग वाला रोल अदा कर रहे थे। तो लिहाजा ये समझना कि जेडी वैंस साहब जो है वो कोई इंडिपेंडेंटली फैसला कर सकते हैं, वो जंग के बारे में वो राय तो रख सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का असर जो है वो उनका असर डाल सकते हैं, अनलेस द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव्स दैट। ये है मेरा व्यू। तीन चार बातें जरा आपकी 92 के जो है ना देखने वाले लाखों, उनके लिए फटाफट बता दूंगा कि जंग की सूरत हाल इस वक्त क्या है और मुज़ाकरात में क्या हो सकता है। देखिए, आज जो दो खबरें आई हैं उसमें ये सबसे पहले पता लगा है कि पासदारान ने ये कहा है कि सीज फायर के दौरान हमने कोई हमला नहीं किया। यहाँ पे उन्होंने वो कंफ्यूजन दूर किया है, वो साजिश की थ्योरी की है कि अगर लबनान पे हमला कर रहा है इजराइल तो ईरान भी तो हमले कर रहा है। तो ये हुई पहली खबर। दूसरी खबर ये है कि ईरान जंग नहीं चाहता। ये खमेनी की बात कर रहा हूं मैं, मुश्तबा खमेनी की जो इस वक्त राहबर हैं। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन मुआवजा जरूर दे। अच्छा, ये दो बातें, और उसके साथ ही हमें पता लगता है आबनाए हुर्मुज के बारे में हमें पता लगता है, जो कि यानी मुश्तबा खमेनी के जरिए ही पता लगता है, जो कि आज का बयान है कि आबनाए हुर्मुज के बारे में पॉलिसी जो है वो एक नई सूरत में सामने आने वाली है। इन तीन बातों को आप सामने रखें तो आपको पता लगेगा कि ये ट्रूस खत्म होते ही, ये जो सीज फायर है 2 हफ्ते का, ये खत्म होते ही जरूरी नहीं कि जंग खत्म हो जाए, अनलेस कि आपके मुज़ाकरात में कुछ ऐसी कामयाबी होती है, आपके जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में कुछ ऐसी कामयाबी होती है जिससे कि ये ट्रूस की बजाय इस सीज फायर का वक्त खत्म होने के फौरन बाद जंग के खत्म होने का ऐलान हो जाए, जो हमारी असेसमेंट कह रही है अंडर द सर्कमस्टांसेस, जिसमें कि इजराइल मुसलसल लेबनान पे हमले कर रहा है, तो वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। एक दो बातें आखिरी इस सिलसिले में। देखिए, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जिनकी आपने बात की है, इनका हो जाना ही पाकिस्तान की कामयाबी तो है, लेकिन जंग के खिलाफ जो एक मुहिम है उसमें भी कामयाबी। नतीजा क्या निकलता है वो बात की बात है, और उसमें आपके देखने वालों के लिए आसान करके बताऊंगा कि अगर अमेरिका के 15 पॉइंट और अगर ईरान के 10 पॉइंट आप देखें तो 2-3 चीजें हैं जिन पे की बात होनी है। कल को अगर ईरान मान जाता है कि एनरिचमेंट नहीं करेगा यूरेनियम की और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है सरेंडर कर देता है, तो ये अमेरिका को बुनियादी तौर पे ये चाहिए। अगर ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करता है तो इजराइल का थ्रेट खत्म होता है, तो लिहाजा ये जंग पूरी तौर पे जो है वो बंद हो सकती है, लेकिन ये दोनों बातें ईरान को मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ ईरान जो है वो चाहता है कि उसको गारंटी मिले कि आइंदा हमला नहीं होगा, और ये आबनाए हुर्मुज को जो उसने किया है ये उसका आखिरी तुरफ का पता था। इसका मतलब है कि वो एज पे है, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लिहाजा ये जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं, इससे कोई ऐसा नतीजा निकालना कि जी को यानी एकदम से जो है वो खजूरें और वो दूध की दहरे, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन डाइल्यूट जरूर होगा माहौल। सिर्फ बैठ जाना ही काफी होता है। तो पाकिस्तान की तो अभी वाह हो ही रही है, लेकिन इन दोनों मुल्कों के बारे में भी पता लग रहा है कि ये वाकई चाहते हैं कि जंग बंद हो, दोनों तरफ नहीं चाहते। आखिरी बात इस वक्त की, इजराइल क्यों हमले कर रहा है लेबनान पे, उसको क्या मुसीबत पड़ी हुई है? क्योंकि वो सीज फायर हुआ है, और ईरान के सदर ने कहा कि अगर लेबनान पे हमले जारी रहे तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये बेमानी
इजराइल को पता है, ये सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जी। इजराइल को पता है कि उसकी बड़े अरसे की ख्वाहिश पूरी हुई है कि अमेरिका उसके बिहाफ पे ईरान का सत्यानाश तहस नहस करे। ये मौका शायद दोबारा नहीं आएगा। वो इजराइल नहीं चाहता इसी वजह से कि ये ट्रूस जो है ये हो या ये जंग खत्म हो। वो एक वाज़े जीत चाहता है जो बदकिस्मती से उसको मिल नहीं रही। और यहाँ पे आके हमें पता लगता है कि अमेरिका और इजराइल का जो व्यू पॉइंट है वो इतना क्लैश करता है कि जेडी वांस इधर आ रहे हैं, उस तरफ इजराइल जो है वो लबनान पे हमले कर रहा है। लिहाजा इजराइल को तिल मिलाने दीजिए और इन मुज़ाकरात के बारे में नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, लेकिन जीत इस वक्त जो अमन चाहते हैं उनकी हो चुकी है। बिल्कुल। और जो पाकिस्तान है वो जीत चुका है। और ईरान, बहुत सारे लोगों जो मिलिट्री ऑपरेशंस को जानते हैं, जंगों के बारे में जानते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर वो जीता नहीं है तो कम से कम एक ताकत ऐसी बन के उभरा जरूर है जिसको चैलेंज करना आइंदा किसी भी सुपर पावर के लिए मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। वेलकम बैक। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान आलमी सतह पर एक बड़े और तारीख साज सिफारती इम्तिहान से गुजर रहा है, अंदरूनी मुल्क सियासत में एक गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। अपोजिशन की बड़ी जमात पीटीआई ने न सिर्फ 9 अप्रैल को लियाकत बाग में होने वाला जलसा मुलतवी किया, बल्कि मिडल ईस्ट में अमन के लिए हुकूमत की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इंदिया भी दिया है। रिपोर्ट से बताती है कि गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के वकील सलमान सफदर की अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और अमन मुज़ाकरात की हसासियत से पहले से आगाह थे। मुलाकात में इमरान खान ने अपनी पार्टी को वक्ती तौर पर सियासी दर्जा हरारत कम करने और जलसा मुलतवी करने की हिदायत भी की। अब पाकिस्तानी तारीख में ऐसे लम्हे शाज़ो नादिर ही आते हैं जब हुकूमत और अपोजिशन एक नेशनल कंसेंसस की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। तो सवाल ये कि अगर पाकिस्तान आलमी सतह पर एक कामयाब सालिस साबित होता है तो क्या इसका असर अंदरूनी सियासत पर भी पड़ेगा, और इसके बाद क्या हमें एक इंटरनल पोलिटिकल सीज फायर भी देखने को मिल सकता है? तो ज़फ़र हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, ये जेस्चर कितना इंपॉर्टेंट है पीटीआई के बिहाफ पर? फिर इमरान खान ने खुद इस बारे में बात की, जो कि रिपोर्ट हुआ कि आप जलसा मुलतवी कर दें और हुकूमत का इस वक्त साथ दें। कितना इंपॉर्टेंट जेस्चर है ये? वो ये है कि क्या गवर्नमेंट का रिएक्शन होना चाहिए अंदरूनी हालात में, ख़ास तौर जब पीटीआई ने इनकी मदद की है गवर्नमेंट की, कोलैबोरेट किया है, कोऑपरेट किया है विद रिगार्ड टू द समिट। देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल में कि यही तो बात है ना जी, द लॉयल ऑपोजिशन, एक ऑपोजिशन जो लॉयल हो मुल्क के साथ, दैट इज व्हाट वी वांट एंड दैट इज व्हाट वी हैव। ये इमरान खान ने और उसकी पार्टी ने ये जो हुआ है इसको सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट के साथ मिल के इन्होंने एक इम्प्रेशन ये कर रहे हैं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट को तंग नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी सिक्योरिटी थिंग, बल्कि उन्होंने अपना जो रैली है जो भी है पोस्टपोन किया है। तो वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट इसके बाद? इन रिटर्न कुछ तो करना चाहिए। अच्छा, क्या? तो सोचें क्या करेगी। और जो कंडीशंस अगर इमरान खान एज ए प्रिजनर को लाइटन कर सकती हैं और कर सकती है और करती भी, बिल्कुल कर सकती है, जैसे टाइट कर सकती है उससे लाइटन भी कर सकती है, वो करे, बताएं उसको और दुनिया को कि वी आर विलिंग टू कोलैबोरेट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। इसलिए नहीं कि हम उसको पसंद करते हैं, इसलिए कि उसने एक मुल्क का फायदा सोच के एक स्टांस लिया है। गुड, नाउ वी आर रिएक्टिंग, फलाना 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 कंसेशंस अगर वो कर सकते हैं करें, कर क्या नहीं सकते, कर जरूर कर सकते। आई एज ए न्यूट्रल आई लुक फॉरवर्ड टू इट। एक आदमी जो चाहता है कि पाकिस्तान लिव्स एट पीस विद इटसेल्फ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ठीक है, ठीक है।
नजमुल साकिब साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो ये कंसेंसस होना और पीटीआई का ऑपोजिशन का सपोर्ट ऑफर करना हुकूमत को जलसा मुलतवी करने के साथ, तो दूसरी तरफ जो हिलाली साहब ने बात की कि इसके बदले क्या हुकूमत कुछ नरमियाँ भी दे सकती है पीटीआई को? व्हाट डू यू थिंक? देखने की बात यह है कि अचानक क्यों ऐसा हुआ कि जो पीटीआई के वकील है इमरान खान के, सफ्तर साहब, उनको ना सिर्फ इजाजत दी गई जो दूसरी दफा मिले जाके अडियाला में, बल्कि काफी लंबी देर के लिए उनको इजाजत दी गई कि वो वहां जाके उनसे मुलाकात करें। क्यों? हाँ। दूसरी तरफ ये देखिएगा कि 9 अप्रैल का जो लियाकत बाग का जलसा था या जो एहतजाज था, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इतना मिली हो कि भाई इस वक्त सारी दुनिया कब आएगी, पाकिस्तान समेत जंग में मसरूफ है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो आएगा ही कोई नहीं। ये जो 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी हुआ है या जो एहतजाज मुलतवी हुआ है, उसके बारे में इत्तलात तो यही थी कि इतना ज्यादा कामयाब नहीं होगा। एक वक्त में एक तीर से दो शिकार किए पीटीआई। एक तो पब्लिक में ज्यादा मकबूल हो गए कि देखिए जब मुल्क की बात आती है तो हम यानी हुकूमत के साथ खड़े हैं। दूसरा, जलसा मुलतवी करके उन्होंने ये पैगाम दिया कि वो एक जो यूं समझिए प्रैक्टिकल मूव थी कि पता लग रहा था कि इतना ज्यादा कामयाब नहीं होगा क्योंकि हालात ही ऐसे हुए हुए हैं। उसका सबूत दूसरा ये है कि जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका 25 अप्रैल का जलसा अपने टाइम पे हो। हाँ। यहां पे आपको पता लगेगा कि अपोजिशन एज अ होल और पीटीआई दोनों के मुख्तलिफ स्टांसेस हैं। उससे हमें समझ आई कि पीटीआई ने अच्छा किया, अवाम में ये मैसेज गया कि हुकूमत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की जहां बात आती है तो हम सब एक हैं इस परचम आए तले। वो भी हो गया। और 9 अप्रैल का जलसा उनको पता था कि इतना कामयाब नहीं होगा, तो वो उन्होंने इसकी कुर्बानी दे दी दिखाने के लिए कि देखिए हम इससे भी मुलतवी करते हैं। लेकिन जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की हुर्मत बचाने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको नहीं एहसास इसका? उन्होंने क्यों कहा कि जी 25 अप्रैल का जलसा जारी रहेगा? तो बॉटम लाइन उसमें ये निकली कि इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में विन विन सिचुएशन। सर ये जो आपने दोनों की डिफरेंस बताया ना सर, इसमें एक डिफरेंस ये भी आ रहा है ना कि 25 अप्रैल तो अभी दूर है और अभी जो लियाकत बाग वाला जलसा हो रहा था उसके साथ ही अगले दिन वफ्द ने आना है अमरीकी ईरान के, तो ये मुलतवी करना तो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये डिफरेंस इम्पोर्टेंट था। हाँ। लेकिन उसमें होता है ना, फीलर देते हैं ना आप अपना बताते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले भी कह सकते थे कि हम भी अपने जल से मुलतवी करते हैं जब तक कि ये जंग खत्म नहीं होती। पाकिस्तान इसमें मौजूद है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। ओके। तो अप्रैल के महीने में ही है ना। मेरे ख्याल में ये विन विन सिचुएशन थी और इसको कैश किया है पीटीआई ने। और ये जो यानी इनके वकील सफदर से लंबी मुलाकात करवाई है, ये हुकूमत की तरफ से एक ऐसा कार्ड खेला गया एक ऐसे मौके पे जिसपे के जाहिर है पीटीआई भी खुश, हम सब भी खुश, और वो जो पैगामात लेके आए हैं वो किसी अगले दिन इंशाल्लाह देखेंगे क्योंकि कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स उस मीटिंग में हुई हैं। मीर साहब, एक तो हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है, इस मामले में ये नजर आ रहा है, लेकिन जो नजमुल साकिब साहब ने बात की कि सिर्फ पीटीआई एक पेज पर नजर आ रही है, जो दूसरा जलसा होने जा रहा है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वो तो होने जा रहा है 25 अप्रैल पर। तो आप क्या समझते हैं, आपका ओपिनियन क्या है इस पर? क्या जंग जब तक चल रही है क्या तब तक अपोजिशन को एहतजाज करना ही नहीं चाहिए इस मुल्क में? ये एहतजाज क्यों ना, हर एक का हक है। आज की गवर्नमेंट है, ये पहले एहतजाज ये नहीं करते थे। हाँ। पूरी दुनिया पूरे सब करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। एज लॉन्ग आप एक कानून के दायरे में रहें, आपका पूरा हक बनता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक टैक्टिकल आप कह लो, एक पॉलिटिकल पर एक नेशनलिस्टिक जो अप्रोच हमने आप देखी है, गिव क्रेडिट टू पीटीआई फॉर डूइंग इट। क्योंकि अगर 19-20 भी हो जाता, आई थिंक हमारा जो इमेज है इंटरनेशनली, आप देखेंगे आज रात को कितने जर्नलिस्ट आ रहे हैं बाहर से, वो लोगों से बातें भी करेंगे, वो लोगों के व्यूज भी लेंगे कि चलो ये तो है लेकिन तुम बताओ तुम्हारा क्या है। वो अफगानिस्तान की बात करेंगे और कई बातें हिंदुस्तान की करेंगे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई ने एक बहुत अच्छा फैसला किया। और ये जो लोग कहते हैं कि वो बड़ा एंटी ये है और एंटी वो है,
मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि इमरान खान जैसा पेट्रियाटिक मैंने बड़े कम देखे हैं। मैंने तो बाहर सारा बड़ा फंड रेजिंग और हर चीज देखी है इसकी। ये हमेशा एक पेट्रियाट है, पेट्रियाट रहा है। अब बात आती है कि अब जो पॉलिटिकल एक जो डिफरेंसेस हो गए हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानी दुश्मन नहीं होता कोई किसी का। बिल्कुल दुश्मनी होती है हर एक की। अब देखे ना जरदारी साहब और PMLN की क्या क्या वो दुश्मनी थी, वो पॉलिटिकल राइवलरी थी। अब दोनों कट्टे हैं, ठीक है ना जी, रीगल चौक से दोनों बाहर आ गए। अब बात यहाँ आती है कि इस वक्त हमें नेशनलिज्म दिखानी थी, हमने दिखाई है कि ठीक है हमारे डिफरेंसेस होते हैं, होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन जहाँ कौमी मसला होगा, जहाँ कौमी वकार होगा, हम सब एक है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस लिहाज से आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त कार्ड प्ले किया इन द सेंस कि उन्होंने भी एक फीलर थ्रो कर दिया, क्योंकि कल गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ होता कि हाँ जी हमने तो कहा था, उसने देखो आगे जवाब नहीं दिया, तो जवाब पॉजिटिव हो गया, तो उनकी भी विन विन, इनकी भी विन विन, और इन दोनों को छोड़े पाकिस्तान की विन विन हो गई। सो इट इज अ ग्रेट थिंग यू नो व्हिच यू आर सीइंग। और ऑल्सो रामीन, इसके अंदर आप एक और एक पिक्चर आप देखें, पिक्चर विद इन अ पिक्चर, कि अगर आपने बातचीत शुरू आगे भी करानी है तो आपने एक चैनल तो खोल दिया है ना, आपने इनको सदर को भेज दिया है कि जाके बात करो, बताओ क्या हो, और फिर उसने, तो आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग व्हिच विल बी गुड। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।